हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया खुशी से मस्ती से गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे और हमारे साथ पढ़ भी रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि देश में इलेक्शन चल रहे हैं और आज 1 जून है। और आज जो है अंतिम चरण के लास्ट स्टेप के इलेक्शन हैं। उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा कौन इस बार पीएम की कुर्सी पर बैठा कौन नहीं। खैर छोड़ो, वो सब चलता रहेगा। हम जो है अपनी पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं। और पिछली वीडियो में हमने देखा था बक्सर का युद्ध। हमने बक्सर का युद्ध देख लिया था। बक्सर के युद्ध में हमने ये देखा था कि एक सेकेंड, बक्सर के युद्ध में हमने देखा था कि बक्सर युद्ध क्या हुआ, उसमें क्या क्या परिणाम थे, क्यों हुआ, रीजन क्या था होने का। ठीक है, यही सब चीज़ें थीं। और उस युद्ध के बाद जो संधि हुई थी, इलाहाबाद संधि, वो भी हमने देख लिया था। आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ब्रिटिश की भू राजस्व नीति, कि इसकी जो नीति थी वो कौन कौन सी रही है बक्सर के युद्ध को लेके या किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, वो आज हम देखेंगे सब। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग बता दें कि नीति में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसकी जो ब्रिटिश की जो नीतियाँ थीं भू राजस्व को लेके, भू राजस्व का मतलब होता है कि किसानों द्वारा टैक्स लेना। क्या होता है? किसानों द्वारा टैक्स लेना। कौन सा टैक्स? भूमि पर। जो वो भूमि पर खेती करते हैं, रहते हैं जिस ज़मीन पे, तो उस भूमि का टैक्स किसान देते थे। तो किस नीति के द्वारा देंगे, किस वजह से देंगे और क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब बोलते हैं उसको भू राजस्व नीति। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो है भारत में भू राजस्व नीति कैसे रही, किसने लागू की, क्या रहा। क्योंकि 3 नीतियाँ आई थी ब्रिटिश भारत में। तो 3 नीतियों में से पहली जो थी, वो पहली नीति जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। दूसरी बोलते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी। ठीक है। तीसरी बोलते हैं महालवाड़ी। महालवाड़ी। ठीक है, ये 3 नीतियाँ हो गई। तो ये था आपका महालवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। इन तीनों में अलग अलग थे, तीनों को अलग अलग लोगों ने लागू किया था और तीनों अपना अलग अलग थे। आज हम समझेंगे रैयतवाड़ी। ठीक है, उससे पहले हम देख लेंगे स्थायी बंदोबस्त। पहले कौन आया? स्थायी बंदोबस्त आया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त क्या था। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त के बाद हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हमने रैयतवाड़ी लागू करवाई। ठीक है, ब्रिटिश को क्या अभाव हुआ, किसी चीज़ का क्या सुधार करने थे, तो स्थायी बंदोबस्त के बाद उसने रैयतवाड़ी चालू की। और रैयतवाड़ी में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि उन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था को लाना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, किसने लागू किया और कहाँ लागू हुआ, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले लागू कहाँ हुआ, कब हुआ? 1793 में। ठीक, 1793 में लागू हुआ। ठीक है, किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। किसकी सिफारिश पे? सर जॉन शॉ की सिफारिश पे। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था जॉन शॉ की सिफारिश पर। ठीक है, अब कॉर्नवालिस उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक, ये हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि ये व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी। तो इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था कहा गया था। क्या कहा गया था? जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि ये व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू की गई थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत मतलब जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश राज कर रहे थे भारत में, इसलिए उसको ब्रिटिश भारत कहते थे। तो ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, गाजीपुर, वाराणसी, ठीक है, इतने प्रांतों पर लागू हुई थी। और ये प्रांत पूरे भारत का 19% प्रांत थे। यानी 100% इंडिया में से 19% भाग पर कौन सी लागू थी? स्थायी बंदोबस्त।
ठीक है। कहाँ कहाँ लागू हुई थी? ये लागू हुई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, गाजीपुर और वाराणसी या बनारस, ठीक है, यहाँ पर लागू हुई थी। और ये पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू थी, ठीक। ये हो गई तुम्हारी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जमींदार द्वारा, जो जमींदार थे वो टैक्स वसूलते थे, ठीक है। इसमें स्थायी बंदोबस्त में एक नाम और आपको मिलेगा पढ़ने को। आपने एक नाम पढ़ा कॉर्नवालिस का, ठीक है, एक नाम पढ़ा कॉर्नवालिस का, ठीक। एक नाम आपने पढ़ा जॉन शोर, जॉन शोर पढ़ा था। जॉन शोर की बातों से सहमत हुए दोनों एक दूसरे से, ठीक है। और तीसरा नाम क्या था? तीसरा नाम था जेम्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट। ये तीन व्यक्ति थे, तीनों व्यक्ति की आपस में बातचीत हो रही थी, तीनों की वार्ता हो रही थी। तो जॉन शोर जो बोला, जॉन शोर ने कहा कि जमींदार जो है, जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया जाए, ठीक है, ऐसा जॉन शोर ने कहा। क्योंकि ये सोचते थे कि जो जमींदार है वही टैक्स वसूलते हैं, तो भूमि का असली मालिक भी जमींदार हुए। जब कॉर्नवालिस की बात आई कि कॉर्नवालिस से पूछा गया, तो कॉर्नवालिस खुद एक जमींदार था ब्रिटेन में, ये खुद एक जमींदार था, इसलिए ये जॉन शोर की बातों से सहमत हो गया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत हो गए, ठीक। और जो जेम्स ग्रांट था, ये इनकी बातों से सहमत नहीं हुआ, क्योंकि इसने कहा कि जमींदार जो है सिर्फ एक टैक्स वसूलता है, भूमि का असली मालिक नहीं है। ये सिर्फ एक सरकार के प्रतिनिधि है, जिसे सरकार कभी भी हटा सकती है, ऐसा जेम्स ग्रांट का कहना था। लेकिन जहाँ दो मत हो गए, वहाँ की बात मानी गई और जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया गया, ठीक है। इस व्यवस्था में किसानों को की जगह जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया, भूमि का स्वामी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त में ये हुआ कि जो भूमि के स्वामी हैं वो किसान नहीं रहे, अब जमींदार हो गए, ठीक। ये हक जमींदारों को मिल गया, ठीक है। और जो किसानों के अधिकार थे, परंपरागत अधिकार, वो समाप्त हो गए, ठीक है। ये बात हो गई। और इसी में एक सूर्यास्त कानून आया था, याद रखिएगा, भू राजस्व में एक सूर्यास्त कानून आया था, सूर्यास्त कानून। ये कब आया था? 1793 में, ठीक है। क्योंकि 1793 में ही स्थायी बंदोबस्त लागू हुई थी, इसलिए 1793 में सूर्यास्त कानून आया था। ये कौन लाया था? कॉर्नवालिस लाया था, ठीक, कॉर्नवालिस, ठीक है, याद रखना। ये तुम्हारा स्थायी बंदोबस्त, ठीक। कितने परसेंट भाग पर थी? 19% भाग पर थी, ठीक है। कितने परसेंट भाग पर थी? 19% भाग पे थी, ठीक। कहाँ कहाँ थी? ये थी तुम्हारी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक, गाजीपुर, बनारस, ठीक है, इन प्रांतों में थी और 19% भाग पर थी। ये तुम्हारा स्थायी बंदोबस्त। अब आगे देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो स्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था आई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहा, इसको किसने लागू किया, ये कब लागू हुई, ठीक, कहाँ लागू हुई, ये सब चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो सबसे पहले टॉमस मुनरो और कर्नल रीड, इसको कर्नल रीड भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसमें कैप्टन रीड भी लिखा होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इस बात को लेके कि कर्नल रीड है कि कैप्टन रीड है, दोनों एक ही है, कहीं कहीं कुछ भी लिखा होता है।
तो टॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किया। ठीक है, किसने विकसित किया? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड ने। ठीक, कहाँ विकसित हुई थी? ये हुई थी दक्षिण भारत में। ठीक है, साउथ में, क्योंकि तुमने देखा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, तुम्हारी स्थायी बंदोबस्त चल रही थी, तो वहाँ पे लागू नहीं हो सकती थी, है ना। तो साउथ में जाके ये, साउथ में कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जगह है मद्रास, जिसको आज बोलते हैं चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई मद्रास के पास 12 महल जिला, एक जिला है 12 महल, इस जिले में लागू हुई थी। किसने लागू की थी? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड या कर्नल रीड ने। ठीक, ये व्यवस्था इसलिए इसको रैयतवाड़ी बोलते हैं क्योंकि रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, क्या होता है? किसान। तो इसमें क्या था कि जो हम टैक्स लेते थे, ये टैक्स सीधा हम लोग किसानों से लेते थे। ठीक है, इसमें सीधा किसानों से हम लोग टैक्स लेते थे, और इसमें जो बिचौलिए थे, जमींदार वगैरह, इनका कोई रोल नहीं था। ठीक, इनका कोई रोल नहीं था, इसलिए इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, ये पूरे इंडिया के, ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर थी। कितने परसेंट पर थी? 51, 51। जो स्थायी बंदोबस्त था वो 19% भाग पर था, जो रैयतवाड़ी है वो 51% भाग पर है। ठीक है, 19% भाग पे वो था, 51% भाग पर ये हो गई, टोटल हो गए 70%। ठीक, जो अगली व्यवस्था आएगी महालवाड़ी, वो बची हुई भाग पर लागू होगी, जो 30% भाग बचता है। तो सबसे बड़े भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो पूरे साउथ में फैल गई थी बाद में। ठीक है, अब ये आपका हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार को हानि हो रही थी, मतलब स्थायी बंदोबस्त में सरकार को हानि हो रही थी, तो वो हानि को पूरा करने के लिए उन्होंने नीचे वाले क्षेत्र पे, भारत के साउथ इंडिया पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी, जिसे समय समय पर उसका हम लोग चेंजमेंट करते रहे, ब्रिटिश हमारे ऊपर, तो दोनों से टैक्स जो था वो इक्वल होने लगा, कहीं हानि कहीं लाभ करके जो बैलेंस था वो बराबर हो गया। ठीक है, ये पूरे 51% भाग पर थी। ठीक, स्थायी बंदोबस्त 19% भाग पर थी। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, ये मुंबई में भी लागू हुई थी। अब मुंबई में किसने लागू की थी? मुंबई में एक हमारे ब्रिटिश थे, उनका नाम था एल फिंस्टन। क्या नाम था? एल फिंस्टन। एक सेकंड, एल फिंस्टन। जो एल फिंस्टन थे, इन्होंने मुंबई में लागू की थी। ठीक है, और ये पितृसत्तात्मकवादी थी, पितृसत्तात्मकवादी। ठीक है, पितृसत्ता थी इसमें, इसलिए मुंबई में लागू की थी इन्होंने। तो 51% भाग पर थी, इतना याद रखना। कहाँ पर थी? तमिलनाडु के मद्रास के 12 महल जिले में थी। ठीक है, किसने लागू की थी? टॉमस मुनरो और कैप्टन या कर्नल रीड ने। ठीक, ये तुम्हारा हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब आगे हम देखेंगे महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, किसने लागू की, कब लागू हुई और क्यों लागू हुई? क्योंकि अब स्थायी बंदोबस्त भी आ गई, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त का एक नाम और है, इसको बोलते हैं इस्तमरारी व्यवस्था। याद रखना, स्थायी बंदोबस्त को ही इस्तमरारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्तमरारी। जैसे जैसे हमें टर्म्स याद आते जाएंगे हम बताते जाएंगे। इस्तमरारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त को बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त को। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक, महालवाड़ी। महालवाड़ी किसने लागू की थी? ये हॉर्ड मैकेंजी ने लागू की थी। किसने? हॉर्ड मैकेंजी ने। कब लागू की थी? ये 1819 ईस्वी में लागू की थी। ठीक, 1819 में। अच्छा, 1793 में स्थायी बंदोबस्त आई। ठीक, 1819 में हॉर्ड मैकेंजी आई। ये बीच का समय था, उसमें क्या आया? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये 1819 में महालवाड़ी व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है,
हार्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था को प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत में, किसमें, बंगाल प्रेसिडेंसी यानी बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांतों में, जैसे आगरा हो गया, अवध हो गया, MP हो गया और पंजाब हो गया। ठीक है, इन प्रांतों में लागू हुई थी। और कब लागू हुई थी ये लागू हो गई थी 1822 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को याद रखना, 1819 ईस्वी में प्रस्तुत हुई थी, 1822 ईस्वी में लागू हो गई थी। ठीक है, कहाँ लागू हुई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत में क्या क्या आता है, एक आगरा आ गया, ठीक है, अवध आ गया, आगरा, अवध, MP, ठीक, मध्य प्रांत जिसको बोलते हैं, ठीक, और पंजाब, इन प्रांतों में लागू हुई थी। और ये पूरे भारत के 30% भाग था। ठीक है, जहाँ पर ये लागू हुई थी, कितने परसेंट भाग पर लागू हुई थी, ये 30% भाग पर लागू हुई थी। ठीक, 30% भाग पर। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जो था वो कितने % पर था, वो 19% पर था। ठीक है, रैयतवाड़ी 51% पर थी और ये 30% पर, टोटल 100% हो गया, यानी पूरे भारत पर फैल गई थी व्यवस्था। ठीक है, ये व्यवस्था पूरे भारत पर फैल गई थी। अब देखो, जो हार्ट मैकेंजी था उन्होंने गांव-गांव दौरा किया, किसमें, महालवाड़ी में। ठीक है, गांव-गांव दौरा किया और भूमि की जांच, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों और रीति रिवाजों का रिकॉर्ड किया। मतलब उन्होंने पहले पूरा आंकड़ा किया कि किस कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, खेतों की माप कराई, उसके आधार पर ही महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, इसमें यह था कि इस व्यवस्था के तहत राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने के लिए जिम्मा जमींदार के बजाय गांव को मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले हमने स्थायी बंदोबस्त जमींदारों को वो किया कि जमींदारी जो होंगे वो भूमि का मालिक होंगे और वही राजस्व लेंगे। फिर रैयतवाड़ी में किसानों को महत्व दिया। ठीक है, किसानों के बाद फिर हमने महालवाड़ी में ना जमींदारों को और ना किसानों को, इसमें हमने क्या किया, गाँव के मुखिया को। ठीक है, इससे ये हो गया कि पूरे गांव का जो टैक्स होगा वो गांव का मुखिया देगा हमको। अगर इसमें हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमें किसी को पकड़ना नहीं पड़ेगा कि कोई गांव छोड़ के जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर कोई गांव छोड़ के जाता भी था तो हमें उससे कोई मतलब नहीं था, हमें तो गांव के मुखिया से मतलब था कि तुम्हारे गांव में 50 लोग रहते हैं, अब वो चाहे 5 लोग गाँव छोड़ के चले जाएँ, चाहे 10 लोग चले जाएँ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तुम्हें 50 लोग का टैक्स चाहिए। तो इससे क्या होता, जब कोई गांव छोड़ के जा रहा होता था तो जो गांव का मुखिया होता था वो उसको रोक लेता था और उसको जाने नहीं देता था। ठीक है, और अगर वो जाता भी था तो पूरे गांव वाले मिल के उसको किराया देते थे, उसका टैक्स दिया करते थे। तो ये फ़ायदा हो गया ब्रिटिश को महालवाड़ी में। ठीक है, ये पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भाग पर, ठीक, कितना %, 30% भाग पर लागू थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये हो गया आपके ब्रिटिश के भू राजस्व सुधार या भू राजस्व नीति कि उन्होंने क्या क्या नीति अपनाई। ठीक है, कैसे कैसे किया। तो ये रहा आपका आज की क्लास का भू राजस्व नीति। पहले हमने पढ़ा था बक्सर युद्ध, उसके बाद भू राजस्व नीति। अगले हम पढ़ेंगे इसके आगे कि और क्या क्या हो सकता है और ब्रिटिश ने और क्या क्या सुधार किए या क्या क्या नीति अपनाई, क्या क्या युद्ध हुए। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मैसूर के साथ ब्रिटिश के कैसे संबंध रहे, क्योंकि मैसूर वार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वार है। ये 4 युद्ध हुए थे मैसूर के, तो 4 युद्धों को एक ही क्लास में देख लेंगे एक साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, और जहाँ आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा क्लियर करेंगे जैसा भी होगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए आराम से रहिए, गर्मी बहुत है।